ओके, तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अपना 14th चैप्टर जो कि अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में था, उसका आज हम 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 4 लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। उसमें हमने चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देखा था सबसे पहले, जिसमें हमने पदार्थों को चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की श्रेणी में बांटा था। जिसमें हमने देखा था कि चालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तथा अर्धचालक ऐसे होते हैं जो कभी तो चालक की भांति और कभी कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो परम शून्य ताप है या फिर 0 डिग्री केल्विन ताप है और उस पर पदार्थ कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश नहीं पाए जाते। परंतु जब ताप बढ़ाया जाता है कमरे के ताप पर या फिर सामान्य ताप पर, इसमें आवेशों की मात्रा बढ़ जाती है, बंध टूट जाते हैं और बंधों के टूटने से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वहाँ एक रिक्तिका बन जाती है जिसे हम होल कहते हैं। इस तरह से होल और इलेक्ट्रॉन का संयोजन या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होता है, उनका निर्माण होता है। उस निर्माण के कारण मुक्त आवेश बनते हैं और वो मुक्त आवेश किसी भी चालक अर्धचालक में चालकता का कारण बनते हैं। हमने ये सब पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण वगैरह पढ़े थे, कैसे काम करते हैं। ऊर्जा बैंड के बारे में पढ़ा था। आई होप मैंने 3 बार तुम्हें ऊर्जा बैंड समझा दिया है। ऊर्जा बैंड तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऊर्जा बैंड के आधार पर हमने चालक, कुचालक तथा अर्धचालक के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने नेज अर्धचालकों के बारे में पढ़ा था कि नेज अर्धचालक किस तरह से काम करते हैं। तो हमने नेज अर्धचालकों के बारे में पढ़ा था। नेज अर्धचालक क्या होते हैं कि वे अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती, यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम। और फिर इसके बाद हमने अब द्रव्य अर्धचालक पढ़े। 2 प्रकार के होते हैं, पी प्रकार के और एन प्रकार के। पी प्रकार के कब होते हैं? जिनमें त्रिसंयोजी तत्व की या फिर 13वें वर्ग की अशुद्धि मिला दी जाती है, जिसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम इस तरह के तत्व आते हैं। तो वो पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं, क्योंकि इसमें होल का निर्माण होता है। होल बनते हैं, खाली जगह बनती है जिसे होल कहते हैं, और होल चालन करते हैं विद्युत का, और होल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको पी प्रकार का अर्धचालक बोल देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं? जब त्रिसंयोजी नेज अर्धचालक में हम पी पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक या फिर एंटीमनी या फिर बिस्मिथ की। ये 15वें वर्ग के तत्व होते हैं, इनकी अशुद्धि मिला दी जाती है। तो इस तरह से, क्योंकि इनकी संयोजकता 5 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन इनमें मुक्त हो जाता है, बाकी के 4 तो सिलिकॉन के साथ में जुड़ के बंध बना लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाते हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि उसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल थे। तो ये प्रकार का एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। उसके बाद हमने पीएन संधि के बारे में पढ़ा कि पीएन संधि किस तरह से बनती है। पीएन संधि हमने बोला था कि जब पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार से इस तरह से जोड़ दिया जाए कि परमाणु स्तर पर इनकी जो संपर्क सतह है वो कैसी सतत बनी रहे। तो इस तरह से जो इस जगह पर ये जुड़ते हैं वो तो पीएन संधि कहलाती है, और ये जो युक्ति बनती है, जो मशीन बनती है या फिर जो मैकेनिज्म होता है, वो उसको हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड। पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कल पढ़ी थी, कैसे पीएन संधि निर्माण होता है और कैसे विसरण धारा होती है। विसरण धारा फिर अवक्षय परत बनती है, फिर उसके बाद अवक्षय परत के बाद में अपवाह धारा उत्पन्न होती है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, इसे विद्युत रोधिका विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विभव रोधिका उत्पन्न होती है। उसके बाद में अग्रदिशीय अभिनीति और पश्चिदिशीय अभिनीति के बारे में हमने पढ़ा था कल। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार फिर से मैं पीएन संधि किस तरह से बनती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि पीएन संधि डायोड जो है वो किस तरह से बनता है, थोड़ा सा फिर से। तो ये पीएन संधि है हमारी, ये हमारा सिलिकॉन का अर्धचालक है, जिसमें हमने क्या किया, आधे भाग में पी टाइप की अशुद्धि मिला दी और आधे भाग में एन टाइप की अशुद्धि मिला दी। ये किया, जैसे पी भाग में तो क्या बन गए, ऋणायन बन गए बहुत सारे, और एन भाग में धनायन बन गए। धनायन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, तो इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और क्योंकि ताप कमरे के ताप पर ही है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन भी हो ही जाएगा। इधर क्या होंगे, नेगेटिव है, तो नेगेटिव की तरफ क्या होंगे, होल होंगे। तो इधर होल बना दिए बहुत सारे, इधर होल होते हैं। होल के साथ साथ में कुछ अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जैसे ही पीएन संधि का निर्माण होता है, तो पीएन संधि बनते ही जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनकी सांद्रता ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, तो वो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। और पी भाग में होल ज़्यादा होते हैं, तो होल पी भाग से एन भाग की ओर गति करते हैं। इसे हम विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। तो होल इधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन सारे किधर गति करेंगे, पी भाग एन भाग की तरफ जाएंगे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विसरण। विसरण की प्रक्रिया द्वारा होल और
इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, होल पी से एन की तरफ और एन पी से एन से पी की तरफ। इससे क्या होता है कि जो संधि के पास वाली जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल मिलके डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में, मतलब उदासीन हो जाते हैं, जिससे संधि के पास वाले इलाके में आवेशों की, मुक्त आवेशों की कमी हो जाती है, और इससे संधि के पास में एक परत का निर्माण होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? इसे अवक्षय परत बोलते हैं। अवक्षय परत क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्षय हो रहा है किस चीज़ का? मुक्त आवेशों का, इसलिए अवक्षय परत बोलते हैं। अब इस अवक्षय परत में क्या होते हैं? केवल धनायन और ऋणायन बचते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल तो खत्म हो गए। इलेक्ट्रॉन होल खत्म हो गए तो क्या बचे? केवल धनायन और ऋणायन। तो धनायन से ऋणायन की तरफ क्या बनता है हमारा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, विद्युत क्षेत्र बनता है। तो इसमें एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो क्या करता है? आवेशों की गति को रोकता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, अब पॉजिटिव आवेश जो है होल हमारा इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसको रोकेगा, और इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो इसको रोकेगा, दोनों की गति को ये रोक देगा। यानी कि जो अवक्षय परत बनी, जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र बना हमारा, वो विसरण धारा को रोक देता है। जो विसरण धारा है हमारी, जिसकी दिशा ये है, डिफ्यूजन करंट, उसको रोकने की कोशिश करता है। मतलब रोक नहीं पाता, लेकिन उसको, उसका विरोध करता है। लेकिन इस वाले भाग में होल के अलावा क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी है, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन भी हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस विद्युत क्षेत्र की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? प्लस की तरफ। इलेक्ट्रॉन तो प्लस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे ना, तो अब इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाने लगेंगे, और इधर से होल जो है वो माइनस की तरफ आने की कोशिश करेंगे विद्युत क्षेत्र की वजह से। और ये क्या है? अल्पसंख्यक है, होल इधर अल्पसंख्यक है और इलेक्ट्रॉन इधर अल्पसंख्यक है। तो ये जो विद्युत धारा जो इस समय पर उत्पन्न होगी वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से उत्पन्न होगी, इसलिए इसे हम बोलते हैं अपवाह धारा। अपवाह धारा यानी कि ड्रिफ्ट करंट। अब जैसे जैसे ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगी इधर से, उधर से डिफ्यूजन करंट कम होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी अपवाह धारा और विसरण धारा दोनों बराबर हो जाएंगी। इस समय हमारी पीएन संधि बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। पीएन संधि जब बन चुकी है इस टाइम पे, यानी कि अब इसमें कोई धारा नहीं बह रही, मतलब कुल धारा इसकी कितनी हो गई? 0। कोई धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही। और अगर तुमसे कोई प्रश्न पूछे कि पी प्रकार का अर्धचालक कौन से आवेश का होता है, मतलब पी प्रकार का अर्धचालक में धनावेश होता है, ऋणावेश होता है, तो पी प्रकार का अर्धचालक उदासीन होता है, ठीक है, उसमें कोई आवेश नहीं होता। हाँ, उसमें होल ज़्यादा होते हैं, लेकिन होल किससे बने हैं? वो होल इलेक्ट्रॉन की कमी से ही तो बने हैं। मतलब परमाणु क्या होता है हमारा? परमाणु विद्युत का उदासीन, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो परमाणु जब विद्युत का उदासीन है तो उससे बना हुआ कोई भी क्रिस्टल होगा वो भी क्या होगा? उदासीन ही होगा, चाहे वो पी टाइप का हो चाहे एन टाइप का हो, ठीक है। तो ये हमारी पीएन संधि बन गई। उसके बाद में हमने 2 बाइसिंग पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हमने फॉरवर्ड बाइसिंग, और एक पढ़ी थी हमने रिवर्स बाइसिंग, यानी कि एक अग्र अभिनीति और एक पश्च अभिनीति। तो इन दोनों में हमने क्या पढ़ा? देखो, ये हमारी पीएन संधि है। अग्र अभिनीति का मतलब होता है जब पीएन संधि को हम पी भाग को तो जोड़ दें बैटरी के प्लस सिरे से, ये पी भाग है, इस पी भाग को हमने बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दिया। और पश्च बाइसिंग क्या होती है, या रिवर्स बाइसिंग क्या होती है? जब हम बैटरी के नेगेटिव सिरे को हम किससे जोड़ दें? एन सिरे से। ये है ना, ये पी है। तो ये हमारी पश्च बाइसिंग है, जब हमने पी सिरे को किससे जोड़ दिया? नेगेटिव से। ये हमारी अग्र बाइसिंग है, जब हमने पी सिरे को किससे जोड़ दिया? पॉजिटिव से। तो इस समय क्या होगा? इस समय क्या होगा कि इधर माइनस है बहुत सारे, ये माइनस है, इधर प्लस है बहुत सारे, ये प्लस है, ये प्लस है बहुत सारे, और एक अवक्षय परत है। क्या है? एक अवक्षय परत है जिसका विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? एन से पी की तरफ। जैसे हमने बैटरी लगाई बाहर, तो बैटरी का विद्युत क्षेत्र क्या होगा? पी से एन की तरफ। भाई इधर से जाएगा धारा, तो धारा इधर से जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस दिशा में होगी। तो बाहर से जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है और अंदर से विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है ई, तो अंदर वाले को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। भाई टोटल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? ई टोटल क्या हो जाएगा? कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई। ये छोटा है तो हमारा किस दिशा में होगा विद्युत क्षेत्र? परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में जो क्या कर रहा है? अंदर वाले विद्युत क्षेत्र को कम कर रहा है। अंदर वाले विद्युत क्षेत्र को कम कर रहा है, यानी कि जो हमारे बहुसंख्यक आवेशवाहक थे, बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या थे? इधर होल थे। होल क्या करेंगे? होल इधर गति करने लगेंगे अब, और इधर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर गति करने लगेंगे। बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण जो धारा उत्पन्न हो रही थी उसे हम बोल रहे थे विसरण धारा। यानी कि जब हम बैटरी को पीएन संधि को अग्र बायस में लगाएंगे तो विसरण धारा का मान बढ़ जाएगा। किससे?
अपवाह धारा से, विसरण धारा का मान अपवाह धारा से बढ़ जाएगा। और इस स्थिति में जो अवक्षय परत है उस अवक्षय परत पतली हो जाएगी, उसकी मोटाई घट के चौड़ाई उसकी कम हो जाएगी, और जो हमारा विभव रोधिका है उसका मान कम हो जाएगा, और हमारी जो विद्युत क्षेत्र है रोधिका विद्युत क्षेत्र उसका मान भी कम हो जाएगा, और आसानी से सुगमता से धारा का चालन होगा। और जो प्रतिरोध उत्पन्न करेगी पीएन संधि वो काफ़ी अल्प प्रतिरोध उत्पन्न करेगी। तो ये तो हुआ अग्र बायस में। पश्च बायस में क्या होता है कि जब हमने माइनस इधर से जोड़ा प्लस इधर से जोड़ा तो वही माइनस इधर है, सॉरी माइनस है इधर सारे, इस दिशा में सारे प्लस है, इस दिशा में सारे प्लस है, मतलब एन वाली साइड में सारे प्लस है। तो अब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस से माइनस की ओर, यानी कि बाहर से लगने वाला विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। और इस अवक्षय परत में जो विद्युत क्षेत्र लग रहा था उसकी दिशा भी क्या थी, ये थी। तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा परिणामी हमारा। इस बार विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अब ये क्या करेगी, बहुसंख्यक आवेश वाहकों को तो जाने से रोकेगी, लेकिन जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक क्या है, इधर थोड़े से इलेक्ट्रॉन है, इधर थोड़े से होल है, 2-4 गिनती के, बस ये इनको जाने देगी। यानी कि हल्की सी उत्क्रम संतृप्त धारा उत्पन्न होगी, उत्क्रम संतृप्त धारा। मतलब शुरू में तो क्या होगा, जैसे जैसे हम बैटरी का मान बढ़ाएंगे, विद्युत बढ़ाएंगे, वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, तो धीरे 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 पहले तो कोई धारा ही नहीं बहेगी उल्टी दिशा में। भाई धारा की दिशा तो अब ये उल्टी बहनी चाहिए ना, तो उल्टी दिशा में कोई धारा ही नहीं बहेगी। लेकिन बहुत देर बाद जब इलेक्ट्रॉन और होल का सृजन होगा, नए नए इलेक्ट्रॉन होल बनेंगे, तो उससे क्या होगा, तो उससे धारा बहने लगेगी। और एक टाइम ऐसा होगा जब वोल्टेज हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, मान लें हम वोल्टेज हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ाने से इनके जो इलेक्ट्रॉन होल है वो टूट जाएंगे, मतलब पूरी तरह से भंजन हो जाएगा इसका, जेनर भंजन डायोड जिसको बोलते हैं हम। तो बहुत ज़्यादा एकदम से अचानक से बहुत तेज़ धारा उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, तो ये हमने अग्र बायस और पश्च बायस इस तरह से होता है। यानी कि अग्र बायस के लिए प्रतिरोध बहुत कम उत्पन्न होता है, पश्च बायस के लिए प्रतिरोध बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। अग्र बायस में धारा आराम से प्रवाहित होती है, पश्च बायस में हल्की सी थोड़ी सी धारा प्रवाहित होती है, ज़्यादा धारा प्रवाहित नहीं होती। उसके अलावा जैसे मान लो प्रश्न आ जाए तुम्हारे कि मान लो इस तरह से डायोड दे दिया, ये डायोड है, इसका पी सिरा ये है, एन सिरा ये है, एन सिरे को हमने जोड़ा है 5 वोल्ट पर और पी सिरे को जोड़ा है हमने -5 वोल्ट पर। तो बताना है कि ये अग्र दिशिक है या पश्चिम दिशिक है। तो देख सकते हैं हम, सीधी सीधी सी बात है कि जो एन सिरा है वो ज़्यादा वोल्ट पे है, पी सिरा कम वोल्ट पे है, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम बायस हो जाएगा। भाई पी सिरा उच्च विभव पर होना चाहिए ना, तो ही अग्र बायस होगा, वरना उसके अलावा पश्चिम बायस है। तो मान लो एक क्वेश्चन है इस तरह से, पी सिरा तुम्हारा 5 वोल्ट पर है और एन सिरा 0 वोल्ट पर है, तो ये पश्चिम बायस है या अग्र बायस है, तो ये अग्र बायस है, क्योंकि इसका जो पी सिरा है वो किस पे है, हायर वोल्टेज है, ज़्यादा वोल्टेज है, हाई वोल्टेज पे है, ये 0 लो वोल्टेज पे है। इसी तरह से मान लो तुम्हारा एक प्रश्न दे दिया जाए, ये -7 वोल्ट पर है, ये -2 वोल्ट पर है, तो बताओ कौन सा बायस है। कमेंट में बताना, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता लग जाएगा कि तुमने वीडियो देखी है। तो कमेंट में लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर कि एक अपना डायोड है, पीएन संधि डायोड, जिसका पी सिरा तो -7 वोल्ट पे है और जो एन सिरा है वो 2 वोल्ट पे है। तो बताना है कि ये अग्र बायस है या पश्चिम बायस है। ठीक है, इसको बताना तुम। हमारा जो अगला टॉपिक है इसके बाद वो है वीआई अभिलाक्षणिक, जो कि हमारा प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है। यानी कि जेनर डायोड या पीएन संधि डायोड को जब वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाता है तो वोल्टता बढ़ाने पर धारा में किस तरह से परिवर्तन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वीआई अभिलाक्षणिक बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, वीआई अभिलाक्षणिक 2 बनेंगे इसमें, एक तो अग्र बायस के लिए और एक पश्चिम बायस के लिए। अग्र बायस के लिए यानी कि वोल्टेज और ये सब पॉजिटिव हो, और पश्चिम बायस यानी कि वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज को हम वोल्ट में ही नापेंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, वोल्टेज जो है हमारी एक्स अक्ष पे रहेगी और जो धारा है वो हमारी वाई अक्ष पर रहेगी। ठीक है, धारा वाई अक्ष पर और वोल्टेज एक्स अक्ष पर। तो हम क्या करेंगे, पहले अग्र बायस के लिए निकालेंगे। नोट्स तुम्हारे मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं, तो वहाँ से देख के लिख लेना, उसके बाद समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएंगे। तो ये ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, अग्र बायस अभिलाक्षणिक या पश्चिम बायस अभिलाक्षणिक में। तो अग्र बायस अभिलाक्षणिक अगर देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अग्र बायस अभिलाक्षणिक तो कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हम परिपथ देखेंगे, परिपथ में कैसे जोड़ेंगे। तो अग्र बायस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पी है, ये पी है और ये एन है, तो जो पी सिरा है वो किससे जुड़ा हो, वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हो।
ठीक है। अब धारा नापनी है हमें, तो रास्ते में हम क्या जोड़ देंगे, एक अमीटर जोड़ देंगे और एक कुंजी लगा देंगे। अब वोल्टेज नापना है हमें, वोल्ट इसके डायोड के चारों तरफ, तो एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ जो अमीटर जुड़ेगा वो मिली एम्पियर अमीटर जुड़ेगा, क्योंकि धारा का मान थोड़ा कम उत्पन्न होता है, इसलिए हम यहाँ मिली एम्पियर जो है हमारा वो जोड़ते हैं, मिली एमीटर। ठीक है। अब क्या होगा अग्र बायस में, अग्र बायस में ये जोड़ दिया हमने। अग्र बायस में क्या होता है कि जब शुरू में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, वोल्टेज यहाँ हमारी क्या है, परिवर्तित वोल्टेज है। ठीक है। तो अग्र बायस में जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो शुरू में तो वोल्टेज और धारा, जैसे इधर वोल्ट है हमारा V वोल्ट, और इधर धारा I करंट, और इसका मात्र मिली एम्पियर में नाप रहे हैं। ठीक है। तो शुरू में तो क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है धारा कम बढ़ती है। वोल्टेज बढ़ाने पे जैसे वोल्टेज तो हमने इतना बढ़ा दिया और धारा सिर्फ इतनी बढ़ी है, इतनी सी बढ़ी है। वोल्टेज तो यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गया और धारा का मान कितना बढ़ा है, सिर्फ इतना बढ़ा है। तो शुरू में तो वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान कम बढ़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इस तरह से बढ़ने लगता है। ये बढ़ने का जो रूप है इसे बोलते हैं चरघातांकी रूप। क्या बोलते हैं, चरघातांकी रूप। यानी कि शुरू में थोड़ा थोड़ा कम बढ़ रहा है और फिर ज़्यादा बढ़ रहा है। अब इसका कारण क्या है कि शुरू में कम बढ़ा। देखो शुरू में क्यों कम बढ़ा, क्योंकि हमने पहले बनाया हुआ है चित्र। देखो शुरू में कम क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ से हमने मान लो वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया, वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया यानी कि विद्युत क्षेत्र लगाना स्टार्ट किया। जब विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसका अंदर का कुछ विद्युत क्षेत्र है भाई, जैसे ही विद्युत क्षेत्र इसके कम रहेगा, मतलब मान लो अंदर वाला विद्युत क्षेत्र है उससे कम वोल्टेज बढ़ा है हमने, उससे कम वोल्टेज है तब तक तो धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। जैसे ही उससे ज़्यादा वोल्टेज हम लगाएंगे तो धारा बढ़ने लगेगी। तो शुरुआत में कम धारा बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा विभवांतर लगा देंगे हम तो जल्दी से अचानक से धारा बढ़ने लग जाएगी। तो शुरू में कम धारा बढ़ने का क्या कारण है, इसका आंतरिक विद्युत क्षेत्र, इसका इंटरनल विद्युत क्षेत्र है, जब तक तब तक ये धारा नहीं बढ़ने देगा। ठीक है। तो ये हिस्सा है यहाँ तक। अब ये जो यहाँ तक का हिस्सा है, जिस वोल्टेज तक धारा बहुत कम बढ़ती है उसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं। इंग्लिश में तो नी वोल्टेज बोलते हैं, हिंदी में मेरे को पता नहीं है। ठीक है। नी वोल्टेज इसको बोला जाता है। तो अग्र बायस के लिए ग्राफ कैसा बनता है, शुरू में थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में तेजी से बढ़ने लगता है, चरघातांकी रूप से बढ़ता है। वोल्टेज बढ़ाने पर करंट। ध्यान क्या रखने वाली बात है कि अग्र बायस के लिए मिली एम्पियर में नापते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में ही नापते हैं। शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है और जिस वोल्टेज से बढ़ने लगता है चरघातांकी बढ़ता है। और शुरू में धीरे क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसका आंतरिक विद्युत क्षेत्र भी होता है, उसको पार करना होता है। तो ये अग्र बायस के लिए हो गया। अब पार्श्व बायस के लिए ग्राफ बनाया अगर हम, तो पश्चिम बायस के लिए क्या होगा, वही हमारा पीएन संधि है और उसको हम नेगेटिव से जोड़ दें, नेगेटिव से जोड़ दिया, पी को है नेगेटिव से जोड़ दिया, और यहाँ बैटरी वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे जो हम अमीटर जोड़ेंगे वो क्या जोड़ेंगे, माइक्रो अमीटर जोड़ेंगे, यानी कि 10 की घात -6 वाला। यहाँ मिली का मतलब कितना होता है, 10 की घात -3, यानी कि यहाँ धारा जो होगी वो और ज़्यादा कम होगी। और वोल्टेज क्या बढ़ा रहे हैं हम, नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं हमारा, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। यानी कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कौन से अक्ष पे बनेगा, नेगेटिव अक्ष पर बनेगा। ये एक्स का नेगेटिव है उल्टी दिशा में, तो इधर क्या नाप रहे हैं हम, वोल्ट, और ये धारा का उल्टा है भाई। हम ये अग्र बायस का तो मतलब इधर हो गया कि दोनों पॉजिटिव हैं, अग्र बायस। पश्चिम बायस का मतलब क्या है, वोल्टेज और धारा दोनों नेगेटिव है, ये पश्चिम बायस इस वाले इलाके में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा धारा, ये किस में नाप रहे हैं हम, माइक्रो एम्पियर में। अब देखो शुरू शुरू में क्या होता है कि वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लेकिन धारा बढ़ ही नहीं रही, बहुत हल्की सी धारा बढ़ रही है, बहुत हल्की सी धारा बढ़ रही। लेकिन एक वोल्टेज ऐसा वोल्टेज आएगा जिसके लिए धारा अचानक से बढ़ जाएगी। ये जो है वोल्टेज, इसे हम भंजन वोल्टेज बोलते हैं, भंजन वोल्टेज। इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र में मतलब अपनी भंजन सीमा को पार कर जाता है पीएन संधि डायोड, और भंजन सीमा को पार करने के कारण उसमें क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल के जनरेट होने के कारण अल्पसंख्यक आवेशवाहक जो हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और अल्पसंख्यक आवेशवाहक बढ़ने के कारण अचानक से धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन उसकी मात्रा किस में होती है, माइक्रो एम्पियर में ही, फिर भी रहेगी माइक्रो एम्पियर में ही। अग्र बायस तक पहुंचने के लिए तो मिली एम्पियर में जा रही है, यानी कि 1000 गुना छोटी रहेगी, फिर भी 1000 गुना कम रहेगी मतलब मान इसका। तो इसका टोटल ग्राफ बनाए तो हम पूरा एक ग्राफ कैसे बनेगा, इधर तो ऐसे बढ़ रही है और इधर ऐसे बढ़ रही है और फिर अचानक से ऐसा,
तो इसका ये संपूर्ण ग्राफ होता है इस तरह से। तो अग्र बायस और पश्च बायस में मुझे लगता है आगे कोई दिक्कत है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है हमारे सिलेबस या कोर्स के हिसाब से वो है दिष्टकारी। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है दिष्टकारी। दिष्टकारी को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। भी रेक्टिफायर क्या काम आता है, कैसे काम करता है, क्यों क्यों ज़रूरत पड़ी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं घरों में वो कैपेसिटर से चलती हैं, और कैपेसिटर जो है वो डीसी पर काम करता है। मतलब डीसी के लिए कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, एसी के लिए तो जाने देगा, एसी पर तो कोई प्रतिरोध ही उत्पन्न नहीं करेगा कैपेसिटर, ठीक है। तो दिष्टकारी क्या काम करता है, दिष्टकारी ये काम करता है कि हमारे घरों में आने वाली धारा कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा। हमें मोबाइल चार्ज करने के लिए चाहिए डीसी, डायरेक्ट करंट। तो दिष्टकारी क्या काम करता है, एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। तो दिष्टकारी की क्या परिभाषा हो जाएगी कि दिष्टकारी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, और इस काम के लिए प्रयोग ली जाने वाली युक्ति दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहलाती है। अब देखो हमारी एसी किस तरह से होती है, एसी इस तरह से होती है, आधा चक्कर प्लस आधा चक्कर माइनस, फिर आधा चक्कर प्लस आधा चक्कर माइनस, और साथ के साथ लगातार मान बदल भी रहा है। पहले 0 मान था, फिर बढ़ के 1 हुआ, फिर वापस 0 हुआ, फिर बढ़ के 1 0 1, इस तरह से इसके मान चेंज होते रहते हैं। और डीसी क्या होती है हमारी, डीसी बिल्कुल एक नियत धारा होती है जिसका मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, और मान भी लगभग 2 वोल्ट है तो लगातार 2 वोल्ट बहता ही रहेगा, 2 वोल्ट वोल्टेज हमेशा लगातार रहेगा। ऐसा नहीं है पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो जो रेक्टिफायर है वो रेक्टिफायर क्या करता है, इसकी दिशा केवल चेंज करता है। मतलब इसको दिशा जो है वो प्लस में रखता है, प्लस में ही रखता है दिशा उसकी, माइनस में नहीं जाने देता। उसकी दिशा हमेशा प्लस पॉजिटिव ही बनाए रखता है, नेगेटिव बनाए रखता है, लेकिन मान उसका चेंज होता रहता है, मान उसका चेंज होता रहता है। तो ये क्या करता है, दिष्टकारी पूर्ण तरीके से ये डीसी में नहीं चेंज करता। हमें आगे फिल्टर लगाने पड़ते हैं, एल फिल्टर, पाई फिल्टर, सी फिल्टर, इस तरह से 3 4 फिल्टर आते हैं अलग अलग, वो लगाने पड़ते हैं, तब जाके पूर्ण तरीके से दिष्टकारी में परिवर्तित होती है। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ माइनस वाली जो धारा है उसको रोकता है, इस वाले को रोक देगा, इस वाले को रोक देगा, केवल प्लस प्लस वाली ही उधर जाने देगा, या फिर जो माइनस वाली है उसको भी प्लस में चेंज कर देगा, ठीक है। यानी कि वो उसके मान को हमेशा धनात्मक ही बनाए रखता है। ये दिष्टकारी का काम होता है, ठीक है। अब जो दिष्टकारी है भाई पीएन संधि डायोड से कैसे बनेगा, तो हमें पता है पीएन संधि डायोड सिर्फ एक ही तरफ धारा प्रवाहित होने देता है, अग्र बायस में। भाई अग्र बायस होगा यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पी वाला हिस्सा पॉजिटिव और एन वाला हिस्सा नेगेटिव से जुड़ा होगा तभी धारा बहेगी। और अगर ये नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से है तो बिल्कुल ही धारा नहीं बहेगी, मतलब कोई धारा नहीं बह रही ना, शुरू में तो लगभग इतनी सी धारा बह रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो जब ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में जोड़ दिया यानी कि पश्च बायस है, तब कोई धारा नहीं बहेगी, तो ये केवल एक ही दिशा में धारा को बहने देता है। इस बात का फ़ायदा उठाकर हमने इससे क्या बनाया, दिष्टकारी बनाया। और वो कैसे काम करता है, कितने प्रकार के होते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। हमारे जो सिलेबस है उसमें 2 तरह के दिष्टकारी दिए हुए हैं, एक है अर्ध तरंग दिष्टकारी और दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर और ये फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है कि ये केवल आधी तरंग को डीसी में बदलता है, और ये पूरी तरंग को डीसी में बदलता है। अब आधी को कैसे डीसी में बदलता है, जैसे मान लो हमारी डीसी आ रही है, एसी ये है, ये एसी है। अब ये क्या करता है, इस एसी का केवल पॉजिटिव वाला भाग जो है उसी को डीसी में चेंज करता है, ये नेगेटिव वाले भाग को आगे जाने नहीं देता, रोक देता है, फिर इसको बदल देगा, फिर आगे वाला भाग नहीं जा पाएगा। यानी कि हमें आउटपुट में क्या मिलती है, केवल पॉजिटिव धारा, केवल पॉजिटिव, नेगेटिव वाली धारा मिलती ही नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ आधी तरंग को आगे जाने दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो माइनस वाली तरंग है उसको भी पॉजिटिव में चेंज कर देता है, यानी कि जाने तो दे रहा है उधर, बस पॉजिटिव जाने दे रहा है। और फिर आगे जैसे हम फिल्टर लगाते हैं इनके ऊपर, तो फिल्टर लगाने से क्या होता है, ये जो धारा होती है ये यहाँ से आ गई और फिर ऐसे बढ़ जाती है इस तरह से, तब भी पूरी तरीके से हम डीसी में बदलते नहीं है, मतलब ये धारा जो है हमारी इस तरह से यूँ जाती है, मतलब इतनी सी डीसी इस डीसी में चेंज कर देता है ये, मतलब पूरी तरीके से ऐसी भी नहीं है,
एसी में तो क्या होता है, पहले प्लस में होती है, फिर माइनस में होती है, साथ में ना चेंज, वो भी चेंज होते रहते हैं। तो फिल्टर लगाने पर ये लगभग डीसी में चेंज हो जाती है। जैसे 2 वोल्ट की वोल्टेज मिल रही है तो हो सकता है कि ये कभी 1.9 हो जाए, कभी 2.1 हो जाए, कभी 2 हो जाए, इस तरह से हल्की सी चेंज होती है बस। लेकिन ये इसका एवरेज 2 के आसपास ही बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी काम करता है। तो हम देखेंगे किस तरह से क्रियाविधि है, किस तरह से ये काम आते हैं, और मतलब कि किस तरह से इनकी परिपथ व्यवस्था होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी देखते हैं कि उसकी परिपथ व्यवस्था क्या है। उसकी परिपथ व्यवस्था में जैसे मान लो ये हमारा स्रोत है, एसी स्रोत है। इस एसी स्रोत को हम ट्रांसफॉर्मर की सहायता से जोड़ देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर है और इस ट्रांसफॉर्मर का जो ए सिरा है उसको जोड़ दिया हमने पीएन संधि से, और पीएन संधि आगे जाती है किसी प्रतिरोध में जहां हमें धारा चाहिए हो हमारी, और इसका ये बी सिरा है। तो यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, इनपुट यानी कि निवेश कर रहे हैं हम धारा को, वोल्टेज को। यहाँ से वोल्टेज जाएगी और ट्रांसफार्मर के थ्रू ये द्वितीय कुंडली में आएगी, और द्वितीय कुंडली फिर आगे किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसमें धारा प्रवाहित होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे आधा सिरा, धारा कैसे जाएगी, पहले धनात्मक चक्कर होगा फिर ऋणात्मक चक्कर होगा। तो पहले धनात्मक चक्कर के लिए बांध लेते हैं। तो पहला धनात्मक चक्कर के लिए क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चक्कर होगा तो पॉजिटिव के लिए ए सिरा पॉजिटिव पे हो जाएगा और बी सिरा नेगेटिव पे हो जाएगा। यानी कि जो पी सिरा है वो किस पे आ गया हमारा, पॉजिटिव पे, और एन सिरा किस पे चला गया हमारा, नेगेटिव पे। तो यानी कि ये अग्रबायस में आ गया, किस में आ गया, अग्रबायस में। तो पहले पॉजिटिव के लिए किस में आया, अग्रबायस में आ गया। अग्रबायस में है तो ये क्या करेगा, धारा को जाने देगा। अग्रबायस में तो धारा को बहती है तो धारा को जाने देगा, और आरएल में से धारा प्रवाहित होगी, और आरएल में से धारा प्रवाहित होगी और हमें धारा मिल जाएगी। ये तो हुआ पहले धनात्मक चक्कर के लिए। अगले ऋणात्मक चक्कर के लिए, ऋणात्मक चक्कर जैसे ही आएगा, जैसे ये नेगेटिव होगा तो ए सिरा तो क्या हो जाएगा अब नेगेटिव, और बी सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ए नेगेटिव पे है, बी पॉजिटिव है, यानी कि पीएन संधि का पी सिरा नेगेटिव से जुड़ गया और एन सिरा पॉजिटिव से जुड़ गया। यानी कि एन उच्च वोल्टेज पे, हाई वोल्टेज पे है, तो ये किसका काम करेगा अब ये पश्च बायस में आ जाएगा। तो नेगेटिव चक्कर के लिए क्या होगा, पश्च बायस में आ जाएगा। पश्च बायस में आते ही क्या होगा, बहने देगा अपने अंदर से धारा बहने से रोक देगा। धारा को बहने से रोक देगा तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आगे क्या, आउटपुट में हमें क्या, यहाँ आउटपुट, ये हमारा यहाँ आउटपुट मिलेगा। आउटपुट में कितनी वोल्टेज मिलेगी, 0 वोल्ट मिलेगी। फिर आगे पॉजिटिव चक्कर आएगा तो फिर वापस धारा को बहने देगा फॉरवर्ड बायस में। फिर नेगेटिव चक्कर के लिए धारा को बहने से रोक देगा तो 0 वोल्टेज मिलेगा। फिर आगे पॉजिटिव में धारा बहेगी, फिर नेगेटिव वाले के लिए 0 वोल्टेज मिलेगी, फिर पॉजिटिव के लिए धारा बहेगी। तो इस तरह से क्या करेगा कि केवल पॉजिटिव वाले जो हैं धनात्मक अर्ध चक्र हैं उनके लिए ही ये आउटपुट में हमें धारा देगा। ऋणात्मक चक्कर के लिए धारा नहीं देगा, या वोल्टेज 0 हमेशा प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी ने क्या किया, केवल आधी तरंग को ही डीसी में चेंज किया। ये तो हुआ अर्ध तरंग दृष्टिकारी का काम। अब पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कैसा दिखता है भाई, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ऐसा दिखता है, वही इनपुट है हमारा, ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली, ये ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली, और यहाँ पे जोड़ दिया हमने एक डायोड। अब इसमें क्या करते हैं, 2 डायोड काम में लेते हैं, एक डायोड D1, एक डायोड D2, और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। अब हम आउटपुट कहाँ देखेंगे, हमारा आउटपुट कहाँ मिला, तो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, एक मध्य बिंदु से आउटपुट बना लेते हैं कि आउटपुट जो होगा हमारा वो यहाँ पे देखेंगे हम आउटपुट कितना मिला। ठीक है भाई, तो आधी तरंग दृष्टिकारी ने तो क्या किया था, केवल आधी तरंग को जाने दिया था। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कैसे काम करता है देखते हैं। तो देखते हैं भाई, अब ये जो मध्य बिंदु है ये हमेशा 0 वोल्ट पे रहेगा। मध्य बिंदु हमेशा किस पे रहेगा, 0 वोल्ट पे रहेगा। तो इसकी क्या बोलते हैं उसको, परिपथ व्यवस्था क्या है कि इसमें दो पीएन संधि डायोड इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि एक डायोड तो धनात्मक अर्ध चक्र के लिए और दूसरा डायोड ऋणात्मक अर्ध चक्र के दृष्टिकरण करेगा। यानी कि D1 तो किसका करेगा, पॉजिटिव वालों का करेगा, जैसे इसने पॉजिटिव को जाने दिया, और नेगेटिव के लिए D2 नेगेटिव के लिए D2 ऑन हो जाएगा, तो ये धारा जाने देगा। ठीक है, तो बस इस तरह से जुड़ा होता है। और सी सिरा हमारा जो है, इसको भी ABC के नाम देते हैं। ए ये बिंदु है, ये B बिंदु है, और ये C बिंदु मान लिया हमने। तो C बिंदु जो है हमारा 0 वोल्ट पे रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अब इसमें कैसे काम करेगा, तो मान लेते हैं पहला प्रथम अर्धचक्र आया। अर्धचक्र में क्या होगा,
ए बिंदु पॉजिटिव पे है, बी बिंदु नेगेटिव पर है, जिससे D1 का तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ गया, ये सिरा नेगेटिव है, और D2 का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये तो हो गया पश्च बायस में, और D1 तो हो गया किसमें, अग्र बायस में, और D2 हो गया पश्च बायस में। आई बात समझ में? ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, तो इसका P तो किससे जुड़ गया, पॉजिटिव से, और इसका P किससे जुड़ गया, नेगेटिव से। तो ये तो किस में आ गया, फॉरवर्ड बायस में, अग्र बायस में, और ये किस में आ गया, रिवर्स बायस में। तो D1 अग्र बायस है और D2 पश्च बायस है, तो यहाँ पे जो धारा बहेगी वो केवल किस में से होके बहेगी, D1 में से होके, और यहाँ से धारा जाके और हमें RL में धारा मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें आउटपुट में हमें धारा मिल जाएगी, आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगा धनात्मक अर्ध चक्र के लिए। ठीक है, तो पहले अर्ध चक्र के लिए D1 में से होते हुए धारा हमें हमारे प्रतिरोध में मिल गई। अब आया हमारा नेगेटिव चक्र, आधा चक्र। तो नेगेटिव के लिए ए बिंदु किस पे आ जाएगा, नेगेटिव पे, और बी किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव पे। इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। ये नेगेटिव पर है और ये पॉजिटिव पर है। नेगेटिव पॉजिटिव पर है तो जो D1 डायोड है हमारा, उसका पी सीरा किस पे आ गया, नेगेटिव पे, और D2 का पॉजिटिव पे। तो जब पी सीरा जब नेगेटिव से जुड़ता है तो पश्च बायस होता है, और पी सीरा जब पॉजिटिव से जुड़ता है तो अग्र बायस होता है। तो D1 अब क्या हो गया हमारा, D1 तो हो गया पश्च बायस और D2 हो गया हमारा अग्र बायस। यानी कि अब धारा हमारी किस में से होकर बहेगी, D1 में से होकर बहेगी, और D1 में से होते हुए कहाँ से निकलेगी हमारी, इस लोड प्रतिरोध में, आउटपुट में हमें धारा मिलेगी। तो और धारा, अब देखो प्रथम पॉजिटिव चक्र के लिए भी धारा की दिशा क्या थी, RL में यही थी, और नेगेटिव चक्र के लिए भी धारा की दिशा क्या है, यही है। यानी कि दोनों बारे में धारा की दिशा हमारी सेम ही है। तो चाहे हमारा पॉजिटिव चक्र हो या नेगेटिव चक्र हो, धारा की दिशा हमारी क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी। तो आधी तरंग को तो कौन कर रहा है यहाँ पर, D1 कर रहा है, और आधी तरंग को कौन कर रहा है, D2 जाने दे रहा है। तो यानी कि आधे चक्र के लिए पॉजिटिव के लिए भी धारा मिलेगी हमें, और नेगेटिव के लिए भी धारा मिलेगी, और धारा जो आउटपुट है हमारा वहाँ पे सेम ही दिशा में मिलेगी। इसके लाल वाला तीर का निशान भी इधर ही है और नीला वाला तीर का निशान भी इधर ही, यानी कि दोनों के लिए धारा हमें धनात्मक ही मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा फुल वेव रेक्टिफायर या फिर पूर्ण तरंग दिष्टकारी काम करता है। इसके अलावा एक सेतु दिष्टकारी भी होता है, जैसे हमने मीटर ब्रिज में बनाते हैं। मीटर ब्रिज में बनाते हैं ना, इस तरह से। इस तरह से मीटर ब्रिज में यहाँ हम बैटरी लगाते हैं, तो एक सेतु दिष्टकारी भी होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ से धारा इसमें जाएगी और इसमें होती हुई इसमें चल जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, ये यहाँ से जाएगी, सॉरी ये वाला हिस्सा इधर जुड़ा होता है। नेगेटिव के लिए क्या होगा, यहाँ से जाएगी और यहाँ से होती हुई इसमें उसे होती हुई चल जाएगी। यानी कि पॉजिटिव के लिए तो ये वाला हिस्सा काम में आ जाएगा, और नेगेटिव के लिए ये वाला हिस्सा काम में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक सेतु दिष्टकारी भी होता है, जिससे हम AC को DC में बदलते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि हाफ जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे बनते हैं। अग्र के लिए इस तरह से बनता है और पश्च के लिए इस तरह से बनता है कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा, अर्ध तरंग दिष्टकारी कैसे काम करता है। फिर उसके बाद पढ़ा हमने पूर्ण तरंग दिष्टकारी कैसे काम करता है। ठीक है, तो अपने चैप्टर में यहाँ तक ही है, सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, बस इतना ही दिया हुआ है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आज के टाइम पे हम जितने भी मोबाइल फ़ोन, टीवी, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह जितनी भी चीज़ें काम में ले रहे हैं, सब चीज़ें किनसे मिलकर बनी होती है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स। इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान ही तो बोलते हैं सबको। तो ये सब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सब ये PN संधि, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनसे ही मिलकर बनी होती है। तो यानी कि आज के टाइम पे जितनी भी खोज हो रही हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स में खोज हो रही हैं, जिसको हम कंडेंस मैटर फिजिक्स भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मैटर की तो खोज कर रहे हैं भाई, मैटर ही तो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह। तो ठीक है, ये PN जन संधि है। PN संधि के अलावा ट्रांजिस्टर है तुम्हारे कोर्स में, मतलब पहले हुआ करते थे ट्रांजिस्टर। और ये सब कैसे सर्किट में चेंज करते हैं, मतलब सर्किट में गेट बनते हैं, एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नैंड गेट,
ठीक है, तो ये गेट कैसे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी जो तुम्हारे सिलेबस से बहुत हटा दी, पता नहीं क्यों। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर तुम्हें आगे फिजिक्स में करियर बनाना है तो। पर ठीक है जो है ठीक है। कभी टाइम मिला अपने को क्लास में तो मैं बताऊंगा उन सब के बारे में कि कैसे काम करते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह और पी एन संधि डायोड। इसका बाकी इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो बोल देना मेरे से, मैं एक और वीडियो बना के डाल दूंगा इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग एक रिवीजन वीडियो जिसमें मैं समझा दूंगा पूरी चीज़ें फिर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं कल। हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर बताना, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था मैंने ये वाला, ये अगर P -7 वोल्ट पे और N -2 वोल्ट पे जोड़ा है तो कौन सा, किस बायस में है, ये पश्च बायस है या अग्र बायस है। बाकी उसके अलावा तो ठीक है जो है, ठीक है। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।